चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, कि 2023 के लिए सबसे ज़रूरी हमने के है हर एक साल का मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक। तो आज लेकर आए हैं इसके पिछले साल वाला मॉडल सेट, ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। और तब तक क्या कीजिए, आप वीडियो लिंक को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। और चलिए, तो देख रहे हैं आपका क्लास तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 मॉडल सेट है केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? चलिए कमेंट्स करके बताइए कि जो दिया गया ऑप्शन है उसमें अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। P4O10, P4 ग्रेफाइट या प्लास्टिक। चलिए, तो आंसर जैसा कि देखा जाए तो इसका आंसर जो आपका है वो डी है, यानी कि प्लास्टिक जो है उसका क्या है, आपका सही आंसर है। बात समझ गए बात को? चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड, कहता है पिंड केंद्रित। ठीक है, पिंड केंद्रित। देखिए, पिंड केंद्रित जो होता है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो पिंड केंद्रित में जो इकाई सेल होता है कितना होता है? 2 होता है। समझ रहे हैं? देखिए, अब समय है आपको रटना पड़ेगा, चाहे आप जैसे रटिए, ऑप्शन से रट जाइए, कॉन्सेप्ट से रट जाइए, लेकिन रट जाइए, क्योंकि अब समय नहीं रहा और मेहनत करेंगे हम लोग लगातार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवो जालक की संख्या होती है। देखा, घनाकार जो क्रिस्टल है ओकरा में ब्रेवो जालक की संख्या होती है। अरे टोटल ब्रेवो जालक की संख्या पूछता तब हमारा आंसर 14 हो जाता। समझ रहे ना बात के? तो हमने के सिर्फ आपको ब्रेवोलिटिस क्यूबिक, यानी कि इसका जो आंसर होगा बी, यानी कि 3 आंसर है। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? बताइए। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन यदि 2023 के एग्जाम में पूछ दिया जाए तो लड़का मजा ना मारेगा हो। चलिए कमेंट्स करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ जो दोष दिखाई दे रहा है वो आपका शॉर्ट की दोष है। समझ गए बात को? चलिए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी मोलरता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि मोलरता का जो एसआई मात्रक है वही आपका आंसर है। तब मोलरता का जो एसआई मात्रक है वो मोल प्रति लीटर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बात समझ गए? चलिए, कहता है यदि विलायक के 1000 ग्राम ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा जाता है। चलिए, इसका जो आंसर आएगा वो 0.1 आता है। 0.1। समझ गए बात को? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी तनु घोल का अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है, यानी जो घोल है वो कौची पर निर्भर करता है? विलय की कणों की संख्या पर, विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति, या विलायक के कणों की संख्या पर। जैसे हम कहे थे ना, कहानी बताए थे कि कहानी था प्यासा कौवा वाला। ठीक है, कौवा क्या करता है कि पूरा पानी निकालने के लिए कंकड़ डाल देता है, यानी कि सी आ जाएगा विलय की कणों की संख्या पर। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? चलिए कमेंट्स कर दीजिए। यानी पाई बटा सी आर टी, यानी पाई भी बराबर एन आर टी पढ़े होंगे, वो भी की जगह यहाँ पर सी लेवल है। ठीक है, सांद्रता होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त करता है क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग कहते हैं 1 फैराड। ठीक है, चलिए आगे। कहता है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण है? यानी सी और टी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबका मान 1 हो जाता है ना। यानी कि सीधे आ जाएगा एम बराबर जेड, यानी कि ऑप्शन करेक्ट सी है, सॉरी बी है, बी। ठीक है, बी हवा। चलो, कहता है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है ना। कोई विलयन है तो मोलर चालकत्व चालकता बढ़ जाती है, ये बताना हमने के हैं, समझ बात के। उसके बाद मोलर चालकता घटती है। सी है मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है। और डी है मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाता है। चलिए कमेंट्स कीजिए। तो इसका आंसर जो है मोलर चालकता जो है वो आपका बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कहता है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? यानी प्राथमिक सेल नहीं है तो लेड स्टोरेज यानी कि लेड संचायक जो सेल है वह हमनी के होता है द्वितीयक सेल, यानी कि हमनी के आंसर यही हो गया। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो ताप भी करता है, दाब भी करता है और सांद्रण भी करता है, यानी कि ऑप्शन जो सही है वो डी सही है। समझ रहे बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 14 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तो आंसर हमने के है ना। यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे? देखिए इस बार आपका हो सकता है पूछेगा कि प्रथम कोटि का इकाई, तो प्रथम कोटि का जो इकाई होता है उस समय इनवर्स होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए कहता है यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसी अभिक्रिया यानी कि इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर 16 मिनट चलाएगा। ठीक है, चलिए यदि किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, देखिए ये कोई ऑब्जेक्टिव आज ही फिलहाल के आसपास में जब क्वेश्चन महसूस कर रहे थे तो उसमें मिला था हमने के, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कि 3 आंसर है। समझ गए बात को? चलिए आगे। प्रथम अधिशोषण के लिए उष्मा है तो ये आपका होता है 20 से 40 किलो जूल, है ना। यानी कि आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे। 18 जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है? जाहिर सी बात है वैद्युत अपघट या अनवघट कोई संबंध नहीं इसका रहेगा, लाइन से मतलब कुछ है। तो इसका जो है पृष्ठ सक्रिय होगा, पृष्ठ सक्रिय होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? तो जल विलयन कोलाइड करता है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, है ना, उसके बाद स्टार्च, यही आंसर आपका स्टार्च आंसर है सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? तो जो पायसी कारक है वो आपका साबुन है, यानी करेक्ट आंसर ए। काला माय निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जाहिर सी बात है आप आंसर इसको जान रहे हैं, तो आंसर इसका कुछ हो जाएगा जिंक हो जाएगा। कहता है मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो वो धातु का नाम है आपका निकेल। समझ रहे हैं ना। चलो आते हैं आगे। कहता है लोहा धातु के निष्कर्षण में निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में बाहर निकलता है? तो वहाँ कैल्शियम सिलिकेट होता है, यानी कि आपका 24 का सी आंसर। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपका हीलियम है। ये सब क्वेश्चन आपको रट जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है?
तो वो अभी हम लोग पढ़े होंगे हाल फिलहाल में HCl, जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के अपरूप है। पूछिए, ऑक्सीजन के अपरूप यानी कि सी आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल है यानी कि 2 गो OH यानी कि H3PO3, यानी कि इसका आंसर आपका ए है। चलिए आगे आइए, बहुत बड़ा हो गया हो। चलिए, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, बताइए। तो क्वेश्चन आप आराम से बता दीजिएगा, है कि ना? तो उसका जो आंसर है आपका है सी, यानी कि डी ब्लॉक। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, यानी कि जो दोनों संक्रमण तत्व होना चाहिए? तो आपका कॉपर और लोहा है, कॉपर और लोहा। समझ रहे हैं? चलिए, कहता है कि यही सब क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, यानी कि कुछ तत्व है जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड का पालन करता है। जब फुल फील्ड और हाफ फील्ड के पालन करेगा तो उसमें क्रोमियम आता है, कॉपर आता है, मॉलिब्डेनम है, चांदी है, सोना है। तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ए मार के चला आएगा क्योंकि जानता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब एस उसको देगा डी के, तो डी के भी 5 हो जाएगा, तो वह अस्थायी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किन तत्वों 4f कक्षकों की इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से है? तो इसका आंसर है लैंथेनाइट। ठीक है, बात समझ गया? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 33, FeCN3 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या। आप ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर जो है वो कुछ है +3। CuNH3 होल 4 × 2 प्लस है ऊपरे, तो इसका प्रसंस्करण क्या होगा? तो DsP2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सी। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? तो इसमें जो आपको उपस्थित होता है कोबाल्ट उपस्थित होता है, यानी कि ए हो गया उसका आंसर। चलिए आगे, 36, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? यानी कि NiCl4 और उसके पावर 2-। चलिए, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, वो जो बनता है आपका ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चय मतलब बेहोशी करना, तो कोची आपका है क्लोरोफॉर्म है, जिसका उपयोग हम लोग बेहोशी में करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आप देखते टिक मार दीजिएगा, बात समझ लो। चलिए आगे देखा, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? ठीक है, तो वो आपका CCl3CHO, यानी कि ऑप्शन जो है पहिल के सही है। जब CH3OH इतना क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यानी कि दोनों आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये दे देगा आपको मेथेन गैस। चलिए, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा CnH2n+O। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 42, एथेनॉल के समावयवी होंगे। तो एथेनॉल के जो समावयवी होते हैं वो आपको डाई मेथिल ईथर होते हैं, यानी कि CH3 हो जाएगा ना। ओ, निम्नलिखित में से ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl, यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कहता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है।
ठीक है, तो इसमें 95.5% एल्कोहल ही रहता है। समझ गया बात को? चलिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समूह है, यानी कि एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो उसका दोनों का समूह कौन सी है? तो CnH2nO। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? चलिए, तो इससे जो प्राप्त होगा उसका नाम एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। चलिए आगे, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? यहां जो बनेगा आपका वो एथेनॉल होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन 48। कहता है C6H5MgBr के निर्माण में 7 क्रियाशीलता का सही क्रम बताइए। देखिए 1 2 अम्लीय कौन क्रियाशीलता होगा? तो उसका आंसर आपका सी है 49। निम्नलिखित में किस यौगिक को कार्बोसाइक्लिक समूह उपस्थित नहीं है? तो वो पिक्रिक अम्ल है, इसमें नहीं उपस्थित है। समझ गया? आइए आगे 50। मोनोकार्बोसाइक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? चलिए, वो आपका ईस्टर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। कहता है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनेगा? यानी कि अगला ऑप्शन जाना पड़ेगा हमरा। ठीक है, वहां बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। चलिए आगे, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। चलो, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, तो वहां बन रहा था आपको एथेनॉल, यानी C2H5OH। चलिए आगे, कहता है एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनेगा? तो बनेगा आपका मिथाइल एमीन, यानी कि बी ऑप्शन मिल जा रहा है हमने के। चलिए आगे, कहता निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में संभव है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा होता है? फ्रुक्टोज हो गया जो सर्वाधिक मीठा होता है। चलिए आगे, निम्न में से कौन स्टेरॉइड से संबंधित है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है, बताना है। और इसका दो ऑप्शन अगले पेज में है, चलते अगला पेज में देख लेते हैं। विटामिन डी इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, मिल ही गया, यानी कि विटामिन डी। विटामिन सी में देवल था। निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो आपका विटामिन है जो शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे, DNA तथा RNA में समान भस्म है, गुनिन, एडेनिन और साइटोसिन, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। PVC का एकलक निर्माण कौन है? तो ENE वाला, यानी कि सी आंसर हो गया। चलिए आगे, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर, ठीक है, घटना होता है गंधकीकरण कहा जाता है, गंधीकरण, यानी कि सी आंसर। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो वो आपका नायलॉन 6 है। क्या है? नायलॉन 6। चलिए, ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आपको
ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, यानी कि बी हवा करेक्ट। चलाते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो स्पोट्रम है, स्पोटम, यानी कि बी। वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में किया जाता है? तो उपशामक के रूप में किया जाता है। रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? तो वह है एसिटाइल सैलिक अम्ल, यानी कि सी आंसर। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो वो आपका फिनॉल है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। 68। निम्नलिखित में से किस में जो दिया गया स्ट्रक्चर है समूह उपस्थित है तो आपका कीटोन है। सोचिए, कीटोन। समझ गए? चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है? जो आपका आंसर है वो आपका डी है आंसर। समझ गए? वीडियो में शेयर कीजिए। उसके बाद आज ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, कल है नेक्स्ट डे। आपको हर टाइम पर बना देगी इस टाइम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह से। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।